नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। आज एक ऐसी खबर से शुरुआत करूंगा जो मेरे हिंदुस्तान के हर दिल से जुड़ी है, जो मेरे हिंदुस्तान के शौर्य से जुड़ी है, जो मेरे हिंदुस्तान के वीर सपूतों की शहादत से जुड़ी है। मैं सरफराज सैफी आपको अमर जवान ज्योति के वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलय की तस्वीरें दिखाऊंगा। आज इंडिया गेट से जुड़ी तमाम यादों से जुड़ी खबर दिखाऊंगा। आज दिल्ली के दिल में कैसे नया अवतार लेकर आ गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यह भी मैं आपको समझाऊंगा कि शौर्य, सम्मान और शहादत पर सियासत की अलग अलग तस्वीरें की तासीर भी आपके सामने रखूंगा। बीजेपी की लिस्ट में कौन कौन से चेहरे शामिल हुए हैं, कितने विधायकों का टिकट कटा है, कितनी महिलाओं को लड़ाई में एंट्री मिली है, चुनाव से जुड़ी एक एक खबर आप तक पहुंचाऊंगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा कौन है, इस सवाल का प्रियंका गांधी ने क्या जवाब दिया है। जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मैं सरफराज सैफी आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी हर दिन आवाज मैं बुलंद करूंगा। मैं राष्ट्र की दबी आवाज को आप तक पहुंचाऊंगा। मैं राष्ट्र की हर दबी आवाज को अपनी आवाज दूंगा, राष्ट्र की आवाज बनाऊंगा। आपकी आवाज, मेरी आवाज, यही तो है मेरे मुल्क की आवाज, मेरे वतन की आवाज, मेरे हिंदुस्तान की आवाज। दिल्ली चलो, यह नारा हिंदुस्तान के हर बच्चे की जुबान पर रटा हुआ है। यह नारा आजाद हिंद फौज के पहले कमांडर इन चीफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आज दिल्ली से लेकर दूर दराज के इलाकों तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चर्चा होती रही है। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली के दिल इंडिया गेट पर अब आपको नजर नहीं आएगी आजाद हिंद फौज के नायक सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। अब से महज 2 दिन बाद 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के हेलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि नेताजी ने देश के नौजवानों में आजादी की अलख जगाई, देश के जवानों को कुर्बानी का सबक सिखाया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा देने वाले नेताजी के सम्मान को लेकर हो रही सियासत ने मुझे परेशान करके रख दिया। आखिर राष्ट्र नायकों पर राजनीति का यह बंटवारा कब तक होता रहेगा? आखिर राष्ट्र नायकों पर दलों के बीच घमासान कब तक होता रहेगा? मैं ये पूछना भी चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट से इंडिया गेट पर लगने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की पहली झलक सामने आ गई। इंडिया गेट पर 1968 से खाली इस छतरी में अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित की जाएगी। 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं जयंती पर पीएम मोदी खुद नेताजी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने आज ऐतिहासिक काम किया है, देश के लोगों का दिल जीत लिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिल में बसते हैं। नेताजी से पूरा देश प्यार करता है। कांग्रेस की सरकार में नेताजी के साथ न्याय नहीं हुआ। जो अन्याय कांग्रेस के जमाने में नेताजी के साथ हुआ उसको न्याय में बदला है, नाइंसाफी को इंसाफ में बदला है और इंडिया गेट पे नेताजी की प्रतिमा लगाने का ऐलान करके हिंदुस्तान के लोगों का दिल जीता है, क्योंकि पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्यार करता है।
मोदी सरकार ने जिस जगह पर नेताजी की मूर्ति स्थापित करने का फैसला किया है, उस जगह पर कभी जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी, जिसे 1968 में हटा दिया गया था। 23 जनवरी, जिस दिन पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा होगा, उस दिन यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। हालांकि वो मूर्ति ग्रेनाइट की बनाई जाएगी, लेकिन जब तक वो ग्रेनाइट की मूर्ति नहीं बनती, तब तक होलोग्राम मूर्ति का अनावरण खुद पीएम नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को करेंगे। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, इंडिया गेट और युद्ध स्मारक के बीच में जो आपको छतरी नज़र आ रही होगी, उसी छतरी में नेताजी की प्रतिमा को लगाया जाएगा। हालांकि इस प्रतिमा की बात करें तो पिछले 6 दशकों से ये छतरी पूरी तरीके से खाली पड़ी है। 50 साल से खाली छतरी में मोदी सरकार नेताजी की मूर्ति को स्थान देने जा रही है। देश के दिल इंडिया गेट पर नेताजी की मूर्ति लगाने से आजादी के महानायक के सम्मान में और इजाफा होगा। लिहाजा मोदी सरकार के इस फैसले की पूर्व सैनिक भी बुरी बुरी तारीफ कर रहे हैं। हमने कहा था कि ये 23 जनवरी को ही जो रिपब्लिक डे के फंक्शन होते हैं 23 जनवरी को स्टार्ट होने चाहिए बनस्पत 24 को, और हमारी सरकार ने ये मांग ली है। साथ ही साथ हमने कहा था कि जहाँ पे किंग जॉर्ज V की परिक्रमा होती थी, उसको प्रतिमा को हटाकर नेताजी का लगाया जाए। बड़े सालों से जगह खाली है एंड मोस्ट डिज़र्विंग जो हैं वो नेताजी हैं। बहुत सारे उन्होंने नारे दिए। जो रोमन हिंदी है उन्होंने उसको लागू किया, जो आज भी तीनों सर्विसेज में लागू। जय हिंद जो नारा भी उन्हीं का था। उन्होंने कहा यू गिव मी ब्लड एंड आई गिव यू फ्रीडम, वो वास्तव में उन्होंने कर दिखाया। इसलिए बहुत ही लाजमी था कि ये डिसीजन ली जाए, और सरकार ने बड़े सोच समझकर इस कदम को उठाया है, और ये केवल और केवल देश के हित में है। नेताजी के सम्मान में मोदी सरकार ने एक और फैसला किया है। इस साल से गणतंत्र दिवस समारोह का जश्न 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से ही शुरू किया जाएगा। माना जा रहा है कि बोस बाबू की जयंती को गणतंत्र दिवस के जश्न में शामिल करने के लिए मोदी सरकार ने कार्यक्रम में बदलाव किया है। मोदी सरकार नेताजी की जयंती को और भव्य तरीके से मनाने की तैयारी में जुटी है, लेकिन गणतंत्र दिवस की परेड में नेताजी की झांकी का मुद्दा भी खूब गर्मा रहा है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को नेताजी की झांकी शामिल करने के लिए दोबारा पत्र लिखा है। दरअसल केंद्र सरकार ने पहले नेताजी की झांकी को परेड में शामिल करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिस पर टीएमसी आग बबूला हो रही है। Everybody would welcome it, every patriotic Indian would welcome it. But on the one hand, the central government is cancelling West Bengal's tableau, which tried to display Netaji and the Azad Hind Fauj. On the other hand, it is establishing, setting up Netaji statue. टीएमसी झांकी का प्रस्ताव खारिज होने पर सवाल खड़े कर रही है, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही पत्र लिखकर पूरी स्थिति साफ कर चुके हैं। राजनाथ सिंह ने ममता दीदी को जो चिट्ठी भेजी थी, उसमें लिखा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान अविस्मरणीय है, इसलिए पीएम मोदी ने 23 जनवरी को उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। झांकी के चयन की प्रक्रिया बेहद पारदर्शी है और सब काम एक समिति चयन करती है। इस बार सीपीडब्ल्यूडी की झांकी में भी नेताजी को 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई है। देश के 5 राज्यों में चुनावी समर जोरों पर है, लिहाजा देश में किसी भी मुद्दे पर सियासत शुरू हो रही है। इंडिया गेट पर 50 सालों से जल रही अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही नेताजी की मूर्ति को भी इंडिया गेट पर लगाया जा रहा है। आजादी के महानायक सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा वाला क्रांतिकारी नारा उस वक्त दिया था जब देश को ऐसे विचारों की सबसे ज्यादा दरकार थी। नेताजी ने देश की आजादी के लिए जान तक लगा दी थी, लेकिन आजादी के 50 साल बाद तक भी नेताजी को उनके कद का सम्मान नहीं मिल पाया। और आज जब देश पर जान न्यौछावर करने वाले नेताजी को मोदी सरकार और सम्मान दे रही है, तो भी
अमर जवान ज्योति के बहाने देश के दिल में नेताजी की मूर्ति पर जो सियासत हो रही है, उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तो कुछ हो ही नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हां, 23 जनवरी को नेताजी के लिए जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पहल की है, उससे हमारे देश के वीर जवानों का एक हौसला बढ़ेगा और एक बार फिर से नेताजी के लिए कई सारी यादें ताजा हो जाएंगी। और जो लोग देश की राजधानी दिल्ली आएंगे, वो इंडिया गेट जरूर जाएंगे। मैं देश की राजधानी दिल्ली के आसपास में पला बड़ा हूं। जब भी इंडिया गेट गया, अमर जवान ज्योति पर जाकर वीर शहीदों को सैल्यूट किया है। राजपथ पर हिंदुस्तानी वीरों के शौर्य के प्रतीक अमर जवान ज्योति के साथ हमारी आपकी न जाने कितनी यादें जुड़ी हैं। और आज इस अमर जवान ज्योति का पता ठिकाना बदल गया है, वो भी बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज। अमर जवान ज्योति भारत के शौर्य का प्रतीक है। अमर जवान ज्योति देश के शहीदों के सम्मान का प्रतीक है। अमर जवान ज्योति देश के लिए जान कुर्बान करने वाले वीरों की शान वाली अखंड का ज्वाला है। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि अमर जवान ज्योति पर देश के लिए मर मिटने का जुनून को हिंदुस्तान ने सलाम किया है। देश के लिए शहीद होने के जज्बे को हिंदुस्तान ने सलाम किया है। आखिर ये परंपरा कब से शुरू हुई है, मैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाता हूं, आप खुद देखिए। अमर जवान ज्योति राजधानी दिल्ली के केंद्र में स्थित इंडिया गेट के ठीक नीचे जलाई जाती है। ये ज्योति, ये अग्नि की कोई आम ज्योति नहीं है, ये प्रतीक है भारत के शौर्य का। ये प्रतीक है भारत के सैन्य सामर्थ्य का। हर आम और खास की दिल्ली यात्रा इस ज्योति के पास आकर ही पूरी होती है। अमर जवान ज्योति के पास आते ही हर भारतीय की आंखें नम हो जाती हैं और सिर सम्मान में झुक जाता है। साल 1971 के भारत पाक जंग के शहीदों का सम्मान। शहीदों के सम्मान में जल रही है अमर जवान ज्योति। पिछले करीब 50 सालों से लगातार जल रही है अमर जवान ज्योति। देश के लिए कुर्बान जवानों की याद दिलाती है अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति के प्रति जो सम्मान देश के दिल में है, देश प्रेमियों के दिल में है, इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होगा। लेकिन इस मुश्किल काम को बहुत ही खूबसूरती के साथ अक्षर डिमरी और उनकी टीम ने पूरा किया। पुरुषार्थ की बातियां जब लहू के तेल में भीगती हैं, तब मैं जलती हूं। मैं ज्योति हूं उन शहादतों की जिनकी बदौलत तिरंगा शान से फहराया जाता है आसमान में। मैं ज्योति हूं आंखों की जो वतन की सेवा करते हुए हमेशा के लिए सो गई। मैं ज्योति हूं विश्वास की जो आज भी किसी के घर वापस आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
मैं जमीन से ही पूरा आसमान नाप लेती हूं जब लोग मेरे सामने आकर शीश नवाते हैं। मैंने देखा है आंखों में जमा आंसुओं को पिघलते हुए जब लोग मेरे सामने आते हैं। मैं सिर्फ एक लौ भर नहीं हूं, कई कहानियों का जीवंत प्रमाण हूं। मैं जब देखती हूं शौर्य चक्र लेने आई किसी मां, पत्नी या बेटे को, मैं भी नम होना चाहती हूं। पर अफसोस मैं सिर्फ एक लौ भर हूं, अमर जवान ज्योति, सदा प्रज्वलित बलिदान का। कहना गलत नहीं होगा, साल 1971 के बाद के भारत के इतिहास का अहम हिस्सा बनकर उभरी अमर जवान ज्योति पिछले करीब 50 सालों में देश के शहीद सैनिकों के सम्मान का सर्वोच्च प्रतीक बनकर उभरी है अमर जवान ज्योति। हर साल 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस वाले सेलिब्रेशन का अहम हिस्सा रही है अमर जवान ज्योति। एक स्थापित परंपरा के तहत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गणतंत्र पर्व के मौके पर इस जगह जरूर जाते हैं और शहीदों के सम्मान में शीश झुकाते हैं। अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करने के मोदी सरकार के फैसले के बाद ये तस्वीर अब देखने को नहीं मिलेगी। लगातार हर साल 26 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश सैनिकों के सम्मान में नमन करते देखता रहा है। अमर जवान ज्योति के आगे पुष्प अर्पित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीद सैनिकों को सम्मान देते रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तस्वीरें भी हम लगातार देखते रहे हैं। स्थापित गणतंत्र दिवस के सम्मान संस्कृति का हिस्सा रही है ये तस्वीरें। देश का प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व के मौके पर देश का प्रथम नागरिक शहीदों के सम्मान में सिर झुकाता है। देश के लिए जान कुर्बान करने वालों के लिए यह सर्वोच्च सम्मान की परंपरा देश में सालों से चलती आई है। साल 1971 की भारत पाक जंग आजाद भारत के इतिहास की बड़ी घटना मानी जाती है। दुनिया के इतिहास में इस जंग की मिसाल दी जाती है। तमाम तरह के विरोधों का सामना करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐसा निर्णय लिया जिसकी सराहना सभी ने की। इस जंग में जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को परास्त किया, कहना गलत नहीं होगा, साल 1971 की जंग ने बुलंद पहचान वाले भारत को गढ़ा। उन्नीस 1971 की विजय गाथा। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी सेना का सरेंडर। ढाका में आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर। पूर्वी पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो गया। नए देश के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ। तेहरान में 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। भारत की जीत विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना बनी। साल 1971 के इस गौरवशाली जंग में शहीद हुए भारतीय जवानों की याद में अमर जवान ज्योति को ठीक इंडिया गेट के नीचे प्रज्वलित किया गया। उसका उद्घाटन 26 जनवरी 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। तब से लेकर आज तक ये परंपरा जारी है। अब तक के इतिहास में देश का हर प्रधानमंत्री इस ज्योति के आगे सिर सम्मान में झुकाता है। देश के तीनों सेना के प्रमुख भी हर साल इस अमर जवान ज्योति को सैल्यूट करते रहे हैं। देश के शहीद सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान देते रहे हैं।
इतना ही नहीं, देश के युवाओं के बीच भी इस अमर जवान ज्योति के प्रति विशेष सम्मान है। इसी वजह से एनसीसी के युवा कैडेट्स भी हर साल अमर जवान ज्योति के आगे शीश नवाने आते रहे हैं। इस परंपरा का पालन भी सालों से किया जाता रहा है। इसके साथ ही देश में आने वाले हर विशेष अतिथि के दौरे का एक मुख्य स्थान रही है ये अमर जवान ज्योति। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स को अमर जवान ज्योति के आगे नमन करते दुनिया देख चुकी है। साल 2017 में अपने 2 दिवसीय दौरे पर जब ब्रिटेन के राजकुमार भारत आए तो वे भी देश के लिए शहीद जवानों को सम्मान देने यहां पहुंचे। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा भी जब साल 2016 में भारत आई तो दिल्ली के इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति पर सैनिकों को सम्मान देने के लिए पहुंची। देश ने न्यूजीलैंड के नौसेना के प्रमुख एडमिरल जैक स्टीर को भी अमर जवान ज्योति का सम्मान करते देखा है। साल 2015 में जब जैक स्टीर भारत आए तो उन्होंने भी अमर जवान ज्योति के आगे पुष्प अर्पित कर शहीदों को सम्मान दिया। देश के लिए अपना सर्वस्त्र न्यौछावर करने वाले जवानों के सम्मान की इस परंपरा के बड़े संदेश रहे हैं। अमर जवान ज्योति के आगे दुनिया की बड़ी हस्तियों के नमन की इन तस्वीरों ने भारत की बुलंद छवि को गढ़ने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। राजपथ पर हिंदुस्तानी वीरों के शौर्य के प्रतीक अमर जवान ज्योति के साथ आपकी हमारी न जाने कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। आज इस अमर जवान ज्योति का पता ठिकाना पूरी तरीके से बदल गया है। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं, आज अमर जवान की अखंड ज्योति का नेशनल वार मेमोरियल ज्योति के साथ विलय हो गया। शहादत की ज्योत से ज्योत मिली तो राजनीति की ज्वाला भड़क गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर अमर जवान ज्योति को बुझा देने के नाम पर तंज कसना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर एक बार फिर से कई बयान वीरों ने आरोपों की झड़ी लगा दी। दोपहर होते होते देश के प्रधानमंत्री के एक ट्वीट से हमलावरों को करारा जवाब मिल गया। पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से कैसे विरोधियों की बोलती बंद हो गई, आप खुद देखिए और समझिए। शुक्रवार को देश गवाह बना एक ऐतिहासिक पल का, जब शहीद सैनिकों के सम्मान में जल रही अखंड अमर जवान ज्योति का विलय नेशनल वॉर मेमोरियल में जल रही ज्योति से हो गया। और इसके साथ ही साल 1971 के भारत पाकिस्तान जंग में शहीद सैनिकों के सम्मान में पिछले करीब 50 सालों से जल रही अखंड ज्योति की जगह बदल गई। ज्योति वही है, ज्योति का सम्मान वही है। देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले सैनिकों की शहादत की पवित्रता वही है, बस बदली है तो जगह। अमर जवान ज्योति की पवित्र लौ को लेकर पूरे सैन्य सम्मान के साथ सेना के जवान महज 400 मीटर दूर नेशनल वॉर मेमोरियल तक ले गए। वहां जल रहे मशाल के साथ अमर जवान ज्योति की लौ को मिला दिया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण ने की। शहीदों के सम्मान का पूरा ध्यान रखते हुए इस ज्योति विलय के कार्यक्रम को पूरा किया गया। इंडिया गेट स्थित इस अमर जवान ज्योति से जुड़े 2 अहम फैसले लिए हैं केंद्र सरकार ने। पहला और सबसे अहम फैसला ज्योति के लिए विलय का है। अमर जवान की ज्योति अब वॉर मेमोरियल का हिस्सा बनी।
दूसरे फैसले के तहत इंडिया गेट के सामने मौजूद कैनोपी में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी। जाहिर है केंद्र सरकार के ये फैसले इंडिया गेट की खूबसूरती को नए आयाम देने से जुड़े हैं। भारत के उपनिवेशिक अतीत से जुड़ी कई यादें इंडिया गेट से जुड़ी हैं। इंडिया गेट का निर्माण अंग्रेज सरकार ने 1914 से 1921 के बीच शहीद ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की याद में किया था। अंग्रेजों ने पहले विश्व युद्ध में शहीद भारतीयों की याद में 1931 में इंडिया गेट बनाया था। देश के उपनिवेशिक अतीत को नए राष्ट्रवादी कलेवर में ढालने में जुटी दिखती है केंद्र की मोदी सरकार। इसी का विस्तार है यहां तैयार किया गया नेशनल वॉर मेमोरियल। इस नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को किया था। इस भव्य स्मारक में विभिन्न युद्धों में शहीद 25,942 सैनिकों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। इस पर गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ शहीद जवानों के नाम भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। 40 एकड़ में फैले इस मेमोरियल के निर्माण पर करीब 176 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 72 साल के इंतजार के बाद ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया। पहली बार 1960 में नेशनल वॉर मेमोरियल बनाने का प्रस्ताव सशस्त्र बलों ने दिया था, लेकिन इतने सालों से किसी कारणवश इसका निर्माण नहीं हो सका। मोदी सरकार ने अक्टूबर 2015 में इस स्मारक के निर्माण को मंजूरी दी थी। 1 जनवरी 2019 को यह स्मारक बनकर तैयार हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन्य सम्मान की स्थापित परंपरा के अनुसार पूरी भव्यता के साथ इस वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। शुक्रवार का दिन इस वॉर मेमोरियल के लिए भी बेहद खास रहा। इस तरह से देखा जाए तो इस वॉर मेमोरियल की गरिमा का विस्तार किया गया। बेहद पवित्र अमर जवान ज्योति का वॉर मेमोरियल की ज्योति के साथ विलय एक खास मौका रहा। देखने का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन इसे शहीद सैनिकों के अपमान का विषय बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन शुक्रवार की सुबह से ही इस ज्योति विलय के कार्यक्रम को लेकर तमाम तरह के सियासी वार पलटवार देखने को मिले। विपक्ष केंद्र सरकार के इस ज्योति विलय के फैसले को लेकर बेहद आक्रामक दिखा। पहला वार राहुल गांधी की तरफ से सामने आया। राहुल गांधी ने सुबह ही ट्वीट करके कहा, बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते। कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। बात ये नहीं थी। केंद्र सरकार पर राहुल के सियासी प्रहार के बाद कांग्रेस के दूसरे नेता भी मुखरता के साथ सामने आए। सभी ने एक सुर में शहीदों के अपमान की बात दोहराई। पर अमर जवान ज्योति की एक अपना विशेष स्थान है भारत के लोगों की अंतरात्मा में, उनकी मानसिकता में। और इसलिए ये जो हो रहा है कि अमर जवान ज्योति को बुझाकर और इस ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल वाली ज्योति में शामिल किया जा रहा है, ये राष्ट्रीय त्रासदी है, ये गलत है, ये इतिहास को मिटाने की कोशिश है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से और सभी राष्ट्रवादी शक्तियों से और सभी देशभक्त लोगों से ये अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस त्रासदी को रोकना हम सबका कर्तव्य बनता है। विपक्ष की तरफ से जिस तरह से केंद्र सरकार को घेरा जाने लगा, जिस तरह से अमर जवान ज्योति के वॉर मेमोरियल वाली ज्योति के साथ विलय को लेकर विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश में जुटा दिखा, सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मोर्चा थामा। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री जिन्होंने जवानों द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगा, शहीदों को समर्पित प्रथम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि नहीं दी। सुना है वो आज राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। कोई कह दे उनसे भारत के टुकड़े का नारा लगाने वालों का समर्थन नहीं करते। सरकार के बचाव में बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन भी सामने आए और इस ज्योति विलय को सराहनीय कदम बताया।
भारत का इतिहास और वर्तमान साथ चलता है। इतिहास को भी हम याद रखते हैं और वर्तमान में आजादी के बाद जो शहादत हुई अपने देश की रक्षा के लिए, अगर दोनों फ्लेम को एक जगह कर दिया गया, एक जगह फ्लेम होगा, तो इससे नुकसान क्या है? इससे तो सैनिक है। जो ब्रिटिश रूल में ब्रिटिश हुकूमत के लिए लड़े, वो भी हमारे भारतीय थे, हम उनको भी याद रखते हैं। लेकिन आजादी के बाद जिन लोगों ने शहादत दी, जो वार मेमोरियल है, वार मेमोरियल की गरिमा को कम करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। हमने कुछ बुझाया नहीं है, बल्कि हमने वार मेमोरियल में फ्लेम को लाकर शहीदों का सम्मान किया है। ज्योति विलय को लेकर जिस तरह की सियासी खींचातान को देश ने देखा, उससे अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। इंडिया गेट दिल्ली के प्रमुख टूरिस्ट स्थलों में शामिल है। इसे और बेहतर तरीके से सजाया जाता है, इसे अधिक राष्ट्रवादी अंदाज में सजाया जाता है। उस पर सियासत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। शहीदों के सम्मान का मुद्दा बेवजह नहीं उठाया जाना चाहिए। देश के वॉर मेमोरियल का सम्मान का ध्यान जरूर रखना चाहिए। किसी भी राष्ट्र के लिए यह बहुत आवश्यक होता है कि वह अपने जीवित सैनिकों के मान सम्मान के साथ साथ उन सैनिकों का भी मान सम्मान रखे जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया है। 1971 में जब हमने पाकिस्तान के ऊपर अभूतपूर्व जीत की और बांग्लादेश जैसे एक नए राष्ट्र का निर्माण किया, उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह निर्णय लिया कि यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने सैनिकों का पुनर्सम्मान करें, और इसके लिए उन्होंने अमर जवान ज्योत के नाम से इंडिया गेट के अंदर ही एक इटर्नल फ्लेम जलाना शुरू किया। यह घटना 1972 की है और तब से वह इटर्नल फ्लेम जल रही है, जो हर सैनिक के लिए एक बहुत मान सम्मान की बात है। लेकिन समय बदलने के साथ में राष्ट्र में नेशनल वार मेमोरियल बना, और यह भी उसी जगह के पास है जहां पर इटर्नल फ्लेम अभी जल रही है। जाहिर है, दो जगह फ्लेम का जलना कोई अच्छी बात नहीं है, और इसलिए सरकार का यह निर्णय कि अमर जवान ज्योत की फ्लेम को नेशनल वार मेमोरियल की फ्लेम में मिला दिया जाए, यह एक अच्छा प्रोग्रेसिव कदम है, और जिससे हम अपने हेरिटेज के वैल्यूज को भी मेंटेन करते हैं। अमर जवान ज्योति से जुड़ी कई यादें रही हैं। विशेष मौके पर यहां पर शहीदों के सम्मान में सिर झुकाते प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीरें हर भारतीय के जहन में हमेशा रहेंगी। देश को गौरवान्वित करने वाली ऐसी तस्वीरें अब देश के वॉर मेमोरियल से देखने को मिल सकेंगी। शहीदों के सम्मान में प्रज्वलित ज्योति की बस जगह बदली है। इससे इस पावन ज्योति का सम्मान कभी कम नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश की लड़ाई में कांग्रेस खोई जमीन तलाश रही है। उत्तर प्रदेश की लड़ाई में कांग्रेस अपना आपा खोया वजूद तलाश रही है। उत्तर प्रदेश की लड़ाई में कांग्रेस अपने तमाम चेहरों का वजूद तलाश रही है। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस में चेहरा कौन होगा। इस सवाल पर प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा, उससे एक नई बहस छिड़ गई है। लोग ये सवाल पूछने लगे हैं कि प्रियंका गांधी कांग्रेस का चेहरा है या चुनावी जंग में बलि का मोहरा है। मैं सरफराज सैफी राजनीति को बेहद करीब से समझता आ रहा हूं, देखता आ रहा हूं। राजनीतिक मंच से कहे जाने वाले तंज के मायने भी समझता हूं और आपको भी समझाता हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि चुनावी जंग में चेहरों को भी अपनी अहमियत होती है। चुनावी जंग में मोहरों की भी अपनी अहमियत होती है। प्रियंका गांधी का चेहरा या मोहरा आप खुद सोचिए और देखिए आखिर सच्चाई क्या है। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है? 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 भले ही प्रियंका गांधी ने यह जवाब मजाक में दिया हो, लेकिन इसके सियासी मायने बहुत हैं। 3 दशक से यूपी में सत्ता से बेदखल कांग्रेस इस बार प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है।
कांग्रेस मिशन यूपी में कितना कामयाब हो पाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका जवाब प्रियंका गांधी ने दे दिया। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब। प्रियंका गांधी ने खुद को सीएम कैंडिडेट तो घोषित कर ही दिया, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का भर्ती विधान भी जारी कर दिया। कांग्रेस का दावा है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले के लोगों से रायशुमारी करने के बाद भर्ती विधान तैयार किया गया। कांग्रेस के भर्ती विधान में सबसे ज्यादा जोर रोजगार पर ही दिया गया है। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर यूपी में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हर साल 20 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा बेसिक शिक्षा में खाली पड़े 1 लाख प्रधानाचार्यों के पद को भी कांग्रेस भरेगी। उच्च शिक्षा में भी 8,000 शिक्षकों की भर्ती करने का कांग्रेस ने वादा किया है। शिक्षकों के अलावा पुलिस विभाग में खाली 1 लाख पद और चिकित्सा विभाग में खाली 6,000 डॉक्टर्स के पद भी भरने का कांग्रेस ने वादा किया है। हिंदुस्तान को एक नए दृष्टिकोण की, एक नई विजन की जरूरत है। हिंदुस्तान को विजन कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है, छोटी छोटी पार्टियां नहीं दे सकती। और बीजेपी का जो विजन है वो देश का विजन नहीं है, वो पूरे देश को दिख रहा है। अगर आप कहें कि भाई हम आपको विजन देना चाहते हैं और फिर आपने 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पैदा कर दी तो देश का विजन नहीं हो सकता है। तो हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हिंदुस्तान को एक नए दृष्टिकोण, एक नए विजन की जरूरत है और शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है। और अगर उत्तर प्रदेश को एक नया विजन नहीं दिया गया तो हिंदुस्तान को एक नया विजन नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए हमने पूरी कोशिश की है कि हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक नया रास्ता, एक नई स्ट्रैटेजी दें। यह हमारा लक्ष्य। देश भर में बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए कांग्रेस ने रोजगार और महिलाओं के मुद्दे पर चुनाव जीतने का दांव चल दिया है। कांग्रेस इस बार 40% महिलाओं को टिकट दे रही है। हालांकि कुछ महिलाएं ही उनके मिशन महिला पर सवाल खड़े कर रही हैं। मुजफ्फरनगर में महिला कांग्रेस से जुड़ी महराज जहां टिकट के लिए आंसू बहाती नजर आई। पूरी मेहनत कर रही थी, मैं तो करती रहती हूँ। मैं तो ये भी नहीं कि चलो भाई फॉर्मेलिटी के लिए कोई मेहनत कर रहा है, मैं तो मेहनत करती रहती हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा आप बहुत मेहनती हो, आप आगे बढ़ोगी। धीरज गुज्जर जी ने भी मेरी मेहनत देखी है, उन्होंने भी कहा कि आप बहुत मेहनती हो बहन जी, आप जो है तैयारी करो, आप आगे बढ़ोगी। और यहाँ हर मैं झंडा और डंडा कांग्रेस का उठाई फिरी और आप जो है अब जो रिजल्ट आया तो उसमें जो है सुबोध शर्मा जी का इन्होंने टिकट कर दिया। जब कांग्रेस के नेता ही हाथ को कमजोर करने में लगे हैं तो विरोधी कहां चुप बैठने वाले हैं। भाजपा सरकार फिर से बीजेपी, जनता कस के कमर तैयार फिर से बीजेपी। यूपी का मिशन फतह करने के इरादे से बीजेपी ने भी अपना थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। तैयार फिर से बीजेपी, सोच जिनकी है ईमानदार फिर से बीजेपी, काम करती रही जो दमदार फिर से बीजेपी। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार फिर से बीजेपी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी दलों के नए दाव सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने भर्ती विधान के जरिए बेरोजगारों और महिलाओं पर फोकस किया है तो बीजेपी ने थीम सॉन्ग के जरिए विकास के मुद्दे को बुलंद किया है। राहत की नींद बीजेपी, जन जन की उम्मीद बीजेपी, गांव गांव रोशनी घनी है, सड़क बहुत ही कड़क बनी है, कड़क बनी है।
जो भी कहा करके दिखलाया, काशी अयोध्या को चमकाया, काशी अयोध्या को चमकाया। जीत जनता की होगी धुआंधार, फिर से बीजेपी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के चलते सियासतदान रैली और रोड शो तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, घोषणा पत्र और थीम सॉन्ग्स के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाने में जी जान से जुटे हैं। लेकिन 2022 के कर्म युद्ध में यूपी की जनता किन मुद्दों पर किस सियासी दल को लखनऊ की गद्दी संभालने की जिम्मेदारी सौंपती है, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। प्रियंका गांधी ने भारतीय विधान के मंच से खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि उत्तर प्रदेश में किस दल के सीएम के फेस आखिर कौन कौन है। जरा देखिए कि बीजेपी मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ पर चुनाव लड़ रही है, उन पर दांव खेल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो सरकार बनती है तो अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष है, वो ही सीएम बनेंगे। ये समाजवादी पार्टी का है। अगर इसके अलावा मैं बात करूं बहुजन समाज पार्टी की, यानी कांग्रेस के, मैंने आपको दिखा दी, अगर बहुजन समाज पार्टी की मैं बात करूं तो मायावती सीएम पद का चेहरा होंगी। वैसे इस बार बीएसपी के चुनाव लड़ने का अंदाजा काफी अलग है और उस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव ने बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के लिए जारी की गई इस लिस्ट में 85 उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर दिया है। बीजेपी ने इस लिस्ट में हाल फिलहाल में दूसरे दलों से आए नेताओं को खास ख्याल रखा है। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि वो कौन कौन से नेता हैं जो चंद दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी ने उन्हें टिकट थमा दिया है। जो नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, अदिति सिंह रायबरेली से इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। अदिति सिंह ने साल 2017 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीता था, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने हाथ का साथ छोड़ दिया है। अदिति सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अखिलेश सिंह की बेटी हैं। अखिलेश सिंह के निधन हो चुका है और अब अदिति सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी ने दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनका नाम हरिओम यादव है। जी हां, हरिओम यादव को सिरसागंज से उम्मीदवार बनाया गया है। हरिओम यादव हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। हरिओम यादव मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार हैं और हाल ही में साइकिल की सवारी छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हो गए। इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ जाता है, वो नाम भी मैं आपको बता रहा हूं। वो नाम है नितिन अग्रवाल का। जी हां, नितिन अग्रवाल, जिन्हें बीजेपी ने हरदोई से टिकट दिया है। नितिन अग्रवाल उत्तर प्रदेश की सियासत के दिग्गज नेता नरेश अग्रवाल के बेटे हैं और हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया है। नितिन अग्रवाल के पिता नरेश अग्रवाल पहले बीजेपी में शामिल हो चुके थे। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के बड़े नेता वो रहे हैं, उनकी भी मैं बात करूंगा। ब्राह्मण नेता रामवीर उपाध्याय, जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा नाम है। हाथरस जिले की सदाबाद सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। रामवीर उपाध्याय तकरीबन 25 साल तक बीएसपी में रहने के बाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। रामवीर उपाध्याय हाथरस की सियासत के सबसे बड़े चेहरे हैं क्योंकि वो जिले की तीनों सीटों से विधायक भी रह चुके हैं। बड़ा नाम है। उनका पूरा परिवार बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा रहा है और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा बीजेपी की लिस्ट में आसिम अरुण को टिकट दिया गया है। असीम अरुण पुलिस की नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। असीम समाजवादी पार्टी के गढ़ कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के लिए असीम ने कानपुर में पुलिस कमिश्नर के पद से वीआरएस लिया है। मैं आपको समझाता हूं कि बीजेपी की लिस्ट में जिताऊ उम्मीदवारों पर ज्यादा फोकस किया गया है। उत्तर प्रदेश का मिशन फतह करने के लिहाज से बीजेपी की लिस्ट काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है क्योंकि इसमें कई सीटें
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं, जहां पर बीजेपी को इन चुनाव में नुकसान होने की आशंका रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बीजेपी को परेशान करने वाली खबर गोवा से आ रही है। पणजी से टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उत्पल पणजी सीट से चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने लिया है। मनोहर पर्रिकर भी इसी सीट से चुनाव लड़ा करते थे और गुरुवार को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 34 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की थी, लेकिन इसमें उत्पल का नाम नहीं था। पार्टी ने यहां से बाबूश को टिकट दिया है, जो हमेशा मनोहर पर्रिकर के विरोधी रहे हैं। इसके बाद से ही सभी को उत्पल की प्रतिक्रिया का इंतजार था। अब उत्पल ने साफ कर दिया कि वो पणजी से निर्दलीय चुनाव के तौर पर लड़ेंगे। Manor Parrikar has represented Panji constituency for more than 2 decades. This was possible because he enjoyed love and affection from people of Panji. All these years, he had developed immense bond with people of Panjim, which even I have developed. And people of Panjim didn't vote for Manohar Parrikar just because he is Manohar Parrikar. They voted and supported him because he stood for some values. He stood for something. The time has come for me to also stand for those values. I tried my best even during last election and this election to convince my party that I enjoy not only support of all the workers who have built this party for last 30 years, who have toiled with my father to build this party in Panji, they are also toiling with me today. I enjoy their support. I also enjoy support of general population of Panji. In spite of that, for some reason, I am not able to get the candidature of Panji constituency. It has been given to someone who has opportunistically come within the party in last 2 years. Due to these circumstances, I have no choice but to stand for the values my father believed in and go ahead and let people of Panjim decide my political fate. So I like to announce that I will be contesting as an independent candidate from Panji constituency. तो ये थी राष्ट्र की आवाज। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।